अध्याय 9। हम एक दूसरे को जानते थे। मैं छाया में छिप गया, लगभग अपने शरीर को ढकते हुए उनकी बातें सुनने के लिए नीचे बैठ गया। बड़े भाई, भिक्षुणी ने जल्दी से कहा, अब जब भेड़िया राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है, तो आप अज्ञात मूल के उस राक्षस को यहाँ कैसे रहने दे सकते हैं? इसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। मैंने आह भरते हुए कहा, मैंने यह बात 1000 बार कही है, भले ही मेरी पृष्ठभूमि अज्ञात है, मैं कोई असली राक्षस नहीं हूँ। क्या आपके स्वर्ग लॉक टॉवर को नष्ट करना मेरी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मूर्ख! मनुष्य इतने असहनीय रूप से मूर्ख है। इससे पहले कि मैं शिकायत पूरी कर पाती, मैंने ट्रोंग हुआ के शरीर को हिलते हुए देखा। चलिए इस पर फिर कभी चर्चा करते हैं। उसकी आवाज कर्कश और शक्तिहीन थी, जैसे किसी ने उसे बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो। नशे में? महिला ताओवादी ने फिर भी नहीं सुना, हार नहीं मानी। वरिष्ठ भाई, क्या आपको उस राक्षस की कमजोर शक्ल नहीं दिख रही है, दया के अंदर? ट्रोंग हुआ क्रोधित हो गया। उसने उससे हाथ मिलाया और धीरे से चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रही हो? अच्छा हुआ कि तुमने गलत कहा। महिला की आवाज ठंडी थी। वरिष्ठ भाई, क्या आप भूल गए? यह इसलिए था क्योंकि मास्टर पहले नरम दिल थे। इस घृणित भेड़िया दानव हूदी को रखते हुए उन्होंने 20 साल पहले लियू बा को इतना कष्ट दिया था। थान लिन्ह को पूरी उम्मीद है कि मास्टर भाई अपने स्वामी के पदचिन्हों पर मत चलो। ट्रोंग हुआ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने अपना हाथ हिलाया। तुम वापस जा सकते हो। मैंने अपना मुंह पोंछा और विचार किया। ताओवादी पुजारी ने जो कहा उसके अनुसार भेड़िया दानव शत्रुता के साथ दयालुता का बदला चुकाता है और एक अन्यायी शिष्य है। लेकिन मैं भूले हुए किनारे पर हूँ। अनगिनत भूतों को देखते हुए मैं अभी भी देखता हूँ कि भेड़िया दानव ऐसा आदमी नहीं है। ऐसा लगता है कि 20 साल पहले एक छुपी हुई कहानी है। दाओवादी थान लिन्ह के चले जाने के बाद ट्रोंग हुआ अभी भी उस अंधेरे कोने में कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर दीवार के सहारे झुककर अपने बेडरूम में घुस गई। छाया को देखते हुए उसकी एकाकी आकृति को देखकर मैंने ठंडी हवा की सांस ली। मेरे पिछले जन्म में जब भी यह माचखे से संबंधित था, मैंने उसकी रक्षा की और उसे कभी भी अकेला या असहज महसूस नहीं होने दिया। लेकिन इस जीवन में भले ही वह एक उच्च और शक्तिशाली आदरणीय झोंग हुआ है, जब वह नशे में होता है तो उसके पास एक भी नौकर नहीं होता है। कमरे में अकेले बेहोश पड़े उसके बारे में सोचते हुए मुझे याद आया कि ट्रुओंगेन मेरे कमरे में बहुत आराम से सो रहा था। कौन? उसने अचानक अपना सिर घुमाया। मैंने पलकें झपकाईं और भी ज्यादा महसूस किया कि वह आम तौर पर बहुत कठिन जीवन जीता था। नशे में होने के बाद मेरी हल्की सी आह भी उसका ध्यान खींच सकती थी, जिससे यह साबित होता था कि मैं हमेशा अत्यधिक सतर्कता की स्थिति में रहती थी। किसी की प्रतिक्रिया न सुनकर ट्रोंग हुआ ने सीधे खड़े होने की कोशिश की, धीरे धीरे इस ओर चलने की। मुझे पता था कि यह अपरिहार्य था, इसलिए मैं आराम से बाहर चला गया और उसे देखकर मुस्कुराया। ओह, शुभ संध्या। मुझे देखकर वह भौंचक्का रह गया और जाने के लिए मुड़ गया। यह ऐसा है जैसे किसी ऐसी चीज के सामने आना जिससे लोगों को बेहद घृणा हो। इतने लंबे कदमों के साथ पीछे मुड़कर देखने पर वह बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहा था। मैं चौंक गया और पलकें झपकाईं। मेरा दिल गुस्से से भर गया। मैं कितना बुरा हूँ कि उसे पीछे हटने के लिए इतना उत्सुक बना दिया। रुको, मैंने जोर से चिल्लाया। उसके कदम तेज हो गए और 2 कदम चलने के बाद वह चला गया। मैं गुस्से में था। छिपाना? चलो देखते हैं वह मुझसे कैसे छुपता है। मैं फूस की झोपड़ी में गया और त्रुओंग आन को बाहर निकाला, जो कंबल के नीचे गहरी नींद में सो रहा था।
वह अभी भी नींद में था, पलकें झपक रहा था, आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से जानना नहीं चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ट्रुओंगेन, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तभी उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक स्तब्ध रहा, 2 बार जोर से चिल्लाया, अपने हाथों और पैरों से अपने शरीर को घेर लिया, खुद को ढकना चाहता था, मुझे देखने नहीं दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, एक गंभीर स्वर में चेहरा। बाहर ले जाओ उसे। ट्रोंगहुआ महल के सबसे नजदीक वाले स्थान पर ले जाकर मैंने उसके आंसुओं से सने चेहरे को थपथपाया और कहा, रो, जोर से रो। वह चौंक गया और मुझे घूरने लगा। मैंने अपने होठों के कोने को मोड़ा, जानबूझकर कामुक मुस्कान के साथ। मैं सोच रहा था, हालांकि तुम्हारी यांग ऊर्जा अभी भी कम है, यह कुछ नहीं से बेहतर है। भले ही मेरे दिल में केवल गुरु ही है, पर अपनी खूबसूरती से उस चाहत को छुपाना नहीं जानते। आज तुम मेरा अनुसरण करो। ट्रुओंगेन का चेहरा वज्रपात की तरह था, वह इतना डरा हुआ था कि उसका सिर चकरा रहा था। यह सोचकर यह सही था, आधी रात को एक अज्ञात प्राणी उसके कमरे में घुस आया, उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि वह उसे बाहर निकालना चाहता है। उसके साथ बलात्कार करो। जो भी है, वह हैरान है। इसलिए हमने उदारतापूर्वक उसे कुछ क्षणों का ध्यान भटकाने का मौका दिया। एक क्षण बाद त्रुओंगन को धरती हिला देने वाली आवाज में चिल्लाते हुए सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ। नहीं, इसके पैर शिथिल हो गए और यह निषिद्ध जादुई घेरे की बाधा की ओर घसीटने लगा। बाधा पर जोरदार प्रहार करते हुए चिल्लाने लगा, अमर आदरणीय, मुझे बचाओ। अमर, मुझे बचाओ। अमर। ट्रुओंगन अभी भी छोटा है। ट्रुओंगन मरना नहीं चाहता। लगभग आधा कप चाय तक रोने के बाद अमर अंततः अपना सिर पकड़े हुए बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भौहें सिकोड़ी, ट्रुओंगन को घूरा और धीरे से चिल्लाया, बहुत अच्छा। वास्तव में मैंने अपने दिल में सोचा कि अमर जो मुझसे दूर भागता रहा, वह उससे ज्यादा बेहतर नहीं था। मैं ठंडे स्वर में हंसा, ट्रुओंगन के नितंब पर पैर रखते हुए जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे होने के कारण ऊपर उठे हुए थे। ठीक है, तुम्हारा अमर ने आपकी जगह ले ली है। मैं आज रात आपको छोड़ दूंगा। घर जाओ और अकेले सो जाओ। ट्रुओंगन ने ट्रोंगहुआ को देखा, फिर मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा। यह देखकर कि हम दोनों मौन सहमति से सहमत हैं, वह बिना पीछे देखे जल्दी से भाग गया। मैंने ट्रोंगहुआ को देखा, जो आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपना माथा रगड़ा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद नहीं हुई मेरी ओर देखते हुए। क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ की पीठ की नसें उभर आईं। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। इससे पहले कि वह बैरियर से बाहर निकल पाता, मैंने जल्दी से उसकी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह नशे में था। उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी बहुत, और वास्तव में मुझे तुम्हें पकड़ने दो। मैंने कहा, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। छुपना मना है। उसने कहा, आप मूल रूप से लियुबा के कैदी थे। यह सही है, मैं एक कैदी हूँ। अगर मैं भागना चाहता हूँ, तो मुझे आपसे भागना होगा। आपका क्या मतलब है? क्या मैं एक कुचला हुआ फल हूँ, या काले बालों वाला, लोगों को डराने के लिए बहुत लंबा? अगर तुम मेरी तरफ देखोगी, तो क्या तुम्हारी आंखों में कीड़े पड़ जाएंगे? क्या तुम्हारे ऊपरी और निचले शरीर 22 से खून बहेगा, और तुम्हारे 7 छिद्रों 23 से खून बहेगा? क्या? मैंने बोलना खत्म नहीं किया था, फिर भी उसने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें यह साबित करने से कतरा रही थी कि वह बहुत ईमानदार और सरल है, लेकिन मैं उसकी तरह सरल नहीं था। मैंने उसकी ओर देखा,
उसकी स्पष्ट आंखों में पूरी बात थी। आसमान सितारों से भरा था, सफेद बर्फ पर लाल बेर के फूल थे और उसमें मेरी आकृति थी, उसकी आंखों में गहराई से अंकित। बहुत समय हो गया था जब मैंने उसे मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखा था। मैं खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। कदम दर कदम उसके करीब, उसकी आस्तीन पकड़ी, उसका हाथ आसानी से थामे हुए। मेरी नजर में उसके होठों के कोने एक कमजोर मुस्कान में बदल गए। उसकी आंखें कोमल थी। सद्भाव भी मुझे टाल नहीं रहा। मेरे होठों पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। बेर के फूल और बर्फ सफेद हैं और तुम हो। ताम सिंह को कोई पछतावा नहीं है। बर्फ की तरह सफेद बेर के फूल और साथ ही ताम सिंह माछखे को कोई पछतावा नहीं है। ये शब्द मूल रूप से माछखे ने अपने पिछले जन्म में मुझसे कहे थे। उसने मुझे यह कहते हुए सुना, थोड़ा कांप गया, पलकें झपकाईं और भौहें सिकोड़ ली मानो वह अचानक जाग गया हो। ऊपर सेब वापस आया, मुझे दूर धकेल दिया, मजबूती से खड़ा नहीं हो सका, बर्फ पर गिर गया। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने मेरे कदमों को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। अकेले अपना सिर पकड़े बैठा हुआ बर्फ में एक शब्द भी नहीं बोला। मार्च ट्रोंग हुआ, क्या तुम और मैं कभी मिले हैं? उसने मुझसे यह पूछा। मैं क्या जवाब दूं? हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। कहाँ? उदास पाताल में, विस्मृति की नदी के तट पर। अगर मैं यह कहूंगी तो मुझे डर है कि वह सोचेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं परिचित लग रहा हूं तो बस इसे भाग्य समझिए। भाग्य? भाग्य? उसने अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ा, मानो मजाक कर रहा हो। इस दुनिया में इतनी किस्मत कैसे हो सकती है? उसे यह कहते हुए सुनकर मानो लोगों के दिलों में बदलाव का संकेत दे रहा हो। मैंने भौहें सिकोड़ी और कहा, क्यों नहीं है वहाँ। आपका और मेरा एक दूसरे से मिलना एक तरह का भाग्य है। यहाँ बातचीत कर पाना भी एक तरह का भाग्य है। मैं एक चट्टान हूँ जो तुम्हें लुभाने के लिए मानव दुनिया में आ सकती है। यह भी एक तरह का भाग्य है। बेशक, मैंने ये शब्द सिर्फ अपने दिमाग में सोचे थे और उसे नहीं बताया। वह बर्फ पर लेटा हुआ मुझे नीचे देख रहा था। चांदनी। बहुत देर बाद उसके पतले होठों से दो शब्द हल्के से निकले, बुरी किस्मत। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। बुरी किस्मत भी किस्मत ही होती है। इसके अलावा इसे निभाना और भी मुश्किल है, यहाँ तक कि यह सामान्य किस्मत से भी ज्यादा समय तक चलती है। मैं बेहद खुश था, लेकिन पीछे मुड़कर सोचता हूँ, यह सही नहीं था। उसकी आवाज सुनकर यह स्पष्ट था कि वह जोड़ों के बीच प्यार के प्रति बेहद घृणास्पद था। मैं बिल्कुल भी हंस नहीं सका, उसके विचारों को शून्य में जाने दिया। इसके अलावा मैंने बर्फ पर उसके लेटे हुए आसन पर नजर डाली। यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति थी जहां नरम टोफू खाना आसान था। नतीजतन मेरा लैन हुआ जी 24 उठा, शालीनता से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम 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 मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका चेहरा अवर्णनीय रूप से बदल गया। मैंने अपना नितंब थोड़ा हिलाया, गुस्सा होने का नाटक किया और दूर चला गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने चिल्लाया, कितना फिसलन भरा। एक सही मुद्रा बनाओ और उस पर गिर जाओ। यह एक सटीक रूप से गणना की गई चाल है। सैद्धांतिक रूप से मुझे उसकी छाती पर गिरना चाहिए, जैसे कि एक नाजुक सुंदरता शर्म से एक नायक के ऊपर लेटी हुई है कहानी में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। ट्रोंग हुआ की तरह ही फिसलकर
बिल्कुल अनसेक्सी स्थिति में उसके ऊपर गिरते हुए मेरे सिर पर चोट लगी। दुर्भाग्य से मेरे होंठ उसके होंठ से नहीं टकराए, बल्कि उसकी गर्दन पर चोट लगी। मैंने केवल अपने नीचे के आदमी को दर्द से चिल्लाते हुए सुना और एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब मैं अपना सिर पकड़कर बैठा तो ट्रोंग हुआ जमीन पर स्थिर पड़ा था, आंखें बंद थी, दांतों के निशान पत्थर की तरह सख्त थे। मैंने उसकी गर्दन के पीछे एक निशान महसूस किया और यह खून बह रहा था। हिच! मैंने झिझकते हुए उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे! मैंने फिर से उसके गाल थपथपाए, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। मैं थोड़ा घबरा गया था, इसलिए नहीं कि मैंने उसे इतनी जोर से मारा कि वह सीधे ही मर गया। नर्क के राजा से मिलने जा रहा था, लेकिन वह अभी तक इस जीवन से गुजरा भी नहीं था। उसके साथ ऐसा बुरा भाग्य क्यों था? ट्रोंग हुआ, ट्रोंग हुआ, ऐसा क्यों होगा? सही। मैंने अपना सिर खुजलाया। आखिर तुम अमर हो और मेरी जैसी औरत की मार से तुम मर गए। अरे अरे! अगर ये बात बाहर आ गई तो हंसी का पात्र बन जाओगे। मैंने जल्दी से उसे चुटकी काटी और फिर बुदबुदाया, माछ खे, ओह माछ खे, कृपया मुझे पाप मत करने दो। दिव्य जीवन को बाधित करने से स्वर्ग की सजा मिलेगी। माछ खे। मैंने विलाप किया और रोया। थोड़ी देर के लिए उसका नाम पुकारा, जैसे वह मेरी बात समझ गया हो। दुविधा। थोड़ी देर बाद उसने गुनगुनाया और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मैं खुश था। मेरे हाथ एक क्रॉस में मुड़े हुए थे और मैंने लगातार 10 बार नरक के राजा को धन्यवाद दिया। मास्टर! उसने मेरी तरफ देखा और पुकारा धीरे से। मैं दंग रह गया। तभी मुझे उसकी आवाज में शराब की तेज गंध महसूस हुई। शायद इसलिए कि वह नशे में था, उसकी चेतना धुंधली हो गई थी। मास्टर! उसने फिर कहा, क्यों? क्या? उसकी आवाज बहुत छोटी थी। मैं स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। मैंने अपना सिर उसके होठों पर झुकाया, लेकिन उसके शब्दों ने मेरे आत्मसंतुष्ट आत्म को अस्पष्ट बना दिया। उसने कहा, तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं क्यों विकसित हुईं? होदी, हम अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं कि मास्टर ट्रोंग हुआ और होडी के मन में एक दूसरे के लिए किस तरह की भावनाएं हैं, और यह कैसे हुआ। मास्टर ट्रोंग हुआ मुझे बहुत उत्सुक बनाता है। क्या वह व्यक्ति पुरुष है या महिला? मेरे दिल में, अगर आपको संदेह है, तो यह उन्हें दबाना मुश्किल है। मैंने सावधानी से पूछा, क्या आपका स्वामी एक पुरुष या महिला है? क्या वह हुडी से प्यार करती है? उन दोनों के बीच कितना तालमेल था? उसके बाद क्या हुआ? हुडी को टॉवर में क्यों कैद किया गया था? अब उसका मालिक कहाँ है? मैंने पलकें झपकाईं, धैर्यपूर्वक ट्रोंग हुआ के जवाब का इंतजार किया। लेकिन उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, शांति से सो रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। असंतुष्ट जिज्ञासा की भावना ने मुझे यह इच्छा जगाई कि मैं उसकी गर्दन को काटकर फिर से खून बहने दूं। लेकिन उसे गहरी नींद में सोते हुए देखकर मैं चुप हो गया। अंत में धीरे से आह भरी, अपने कपड़ों से एक कपड़ा फाड़कर पट्टी बनाई और उसके घाव पर पट्टी बांधी। मैंने कमरे में लेटे हुए ट्रोंग एन के बारे में सोचा। अगर मैंने उसे खींचा तो यह उसके लिए अशिष्टता होगी। उसके मालिक को अंदर आने के लिए कहा और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह अपना टोफू खा सके। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे एक बेर के पेड़ के नीचे खींच लिया और उसे अपना सिर मेरी गोद में आराम करने दिया। जहां तक मेरा सवाल है, मैं झुक गया, खुबानी के पेड़ के पास लेटा, उसके माथे को सहलाया, उसका हाथ थामा और अंत में उसके होठों को छुआ और शांति से सो गया। मुझे ऐसा आनंद महसूस हुए बहुत समय हो गया था। अगली सुबह मैं उठा। फिर से
एक जोड़ा देखा मेरी ओर घूरती हुई स्पष्ट आंखों से। मैंने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। अमर आदरणीय, सुप्रभात। आप अभी भी यहाँ हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, मानो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। फिर कठोर आवाज में बोला, रस्सी खोलो। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और अपने पैरों से उसकी गर्दन को बांधने वाली गांठ को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और मासूमियत से कहा, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि तुम भाग जाओगे? रस्सी खोलने के लिए मेरा इंतजार किए बिना वह खड़ा होने की कोशिश करने लगा, भौहें सिकोड़ते हुए और मुझे घूरते हुए। मैंने अपना हाथ हिलाया, असहाय होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे पता है कि जागने के बाद तुम फिर से भाग जाओगे। और फिर एक रात को मैंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम साथ सोए थे। इसलिए मैंने रस्सी में 17 या 18 आकर्षण जोड़ दिए। ऐसा करके ही मैं यह साबित कर सकती हूँ कि वह कल रात मेरे साथ सोया था। मानवीय नियमों के अनुसार तुम्हारी मेरे प्रति जिम्मेदारी है, मार्च। स्ट्रोंग हुआ। मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ उसका चेहरा थोड़ा और काला पड़ गया और अंतिम शब्दों से उसके चेहरे पर लाली छा गई। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। वह बहुत देर तक कांपता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सका। कुछ मत कहो। पूरा वाक्य मैंने आह भरी और उसकी बात पूरी करने में मदद की। बेशर्म, इस निर्मम अमर पूजनीय के सद्गुणी चेहरे को उजागर कर पाना सचमुच गर्व की बात है। मैंने कहा, बेशर्म होना अच्छी बात है, शर्मिंदा होना ठीक है। स्ट्रोंग हुआ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वह काफी देर तक मेरी ओर देखता रहा और शांत होने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे ठंडे स्वर में कहा, भले ही मैं नशे में था, फिर भी मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने क्या किया था। आप और मैं एक ही जाति के नहीं हैं। आपको ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उत्सुक था। यदि हम एक ही जाति के नहीं हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? आपके गुरु और होदी के बारे में क्या? स्ट्रोंग हुआ का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे मेरी हड्डियां और मांस नोच लेना चाहती हों। उसने अपनी आस्तीन लहराई और चला गया, लेकिन मैं एक जिद्दी चट्टान थी, अपने दिल में अटकलों को स्पष्ट करने में असमर्थ। मैं आज रात ठीक से सो नहीं सका। जल्दी से उसका पीछा करते हुए वह उसके पास जोर से चिल्लाया, क्या? होदी और उसके मालिक के बारे में क्या? उनको क्या हुआ? मास्टर, एक तेज जानलेवा आभा मेरे कान के पास से गुजरी, मेरे पीछे बर्फ पर गिरी और बर्फ का एक टुकड़ा ऊपर उछला। मैं स्तब्ध रह गया। चुप रहो। उसने ठंडे मन से 2 शब्द कहे, पीछे मुड़ो और चले जाओ। माचखे ने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। हालांकि पिछली बार अंडरवर्ल्ड में वह मुझ पर गुस्सा था, लेकिन इससे मेरा दिल इतना ठंडा नहीं हुआ। मैंने वह भाव सिर्फ एक बार देखा है। मेरे पिछले जन्म में 2 गुंडे मेरे दरवाजे पर आए और मेरा टोफू खाना चाहते थे, और उनका चेहरा भी उतना ही डरावना था। शायद उन्हें यह पसंद नहीं था जब दूसरे लोग हुडी और उसके मालिक का जिक्र करते थे। ऐसा लगता है कि नस्लीय मतभेदों के कारण होदी से नफरत करने के अलावा भावनात्मक नफरत भी है। ऐसा लगता है कि वह अपने मालिक की बहुत परवाह करता है, यहाँ तक कि अपने मालिक के प्रति भी वह थोड़ा असामान्य है। परिणामस्वरूप मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि उसका स्वामी पुरुष था या महिला। नोट 22, ऊपरी मतली और निचले दस्त। 23, 7 छिद्र, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह। 24, लैन होआची, एक फूल के आकार में व्यवस्थित उंगलियां। आर्किड। अध्याय 10, इस जीवन में वह लोगों को खुद से नफरत करवाता है। उसके बाद से
मैंने ट्रोंग हुआ को फिर कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे बहुत नाराज था। या शायद यह कहा जा सकता है कि इस जीवन में अब तक उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया। ट्रोंग एन अभी भी युवा है। हम उसके मुंह से कोई जानकारी नहीं पा सकते हैं, लेकिन यह अभी भी मेरे दिल में सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकता है। ट्रोंग होआ का मालिक एक महिला है। एक महिला। यह खबर सुनने के बाद मुझे विश्वासघात महसूस हुआ। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने मुझे केवल उसे बहकाने दिया। मैं अभी भी उससे चिपकी रही, हार नहीं मानी उसे बहकाने पर, लेकिन वह मुझे गुस्सा आ गया और अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ तक कि जब कुछ करने को नहीं था, मैं बैरियर की ओर भागा और उसका नाम पुकारा। एक दिन तक आकाश लियूबा उदास है। आकाश है बुरी आत्माओं से भर गया हूँ, जिससे मैं सो नहीं पाता हूँ। हम जानते हैं कि हूदी ने हमला किया है। चांगान इतना घबरा गया है कि वह गर्म तवे पर चींटियों की तरह है। लियूबा के साथ मौत से लड़ने के लिए हंगामा कर रहा है। मैं उसके शोर से परेशान हो गया, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाकर उसे बेहोश कर दिया और कमरे में बंद कर दिया। जंगल में अकेले घूमते हुए बाहर से हत्या की आवाजें सुनने के कुछ देर बाद ही मैंने आह भरी। इंसान कितने अजीब होते हैं। किसी को मारना तो बस मारना है, इतना दिल दहलाकर क्यों चिल्लाना पड़ता है। 25 मानो इस तरह चीखने से दूसरे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो सकती है। टकराना। बहुत जोरदार धमाका हुआ। मैंने देखा कि बैरियर अचानक चमक उठा, फिर तुरंत धूल में बदल गया। हवा में लंबे बाल और काले कपड़े वाला एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह होदी था। उसकी आंखें खुबानी के जंगल को खोज रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने आंखें नीची कर लीं और कहा, मुझे कभी भी दूसरों का ऋणी होना पसंद नहीं आया। तुम मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। अब से हम एक दूसरे के ऋणी नहीं होंगे। फिर कभी। मैंने फिर से आह भरी, जैसी कि महान राष्ट्रीय शिक्षक के पुनर्जन्म से अपेक्षा थी। दूसरों का उपकार न करने की बुरी आदत अभी भी वैसी ही है। मैं यह कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि मैं नहीं जाऊंगा। पीछे से एक ठंडी खर्राट सुनाई दी। तुम लोग यह मत सोचो कि तुम लियूबा को छोड़ सकते हो। मैंने पलटकर देखा। ट्रोंग हुआ ने अपनी तलवार होदी की ओर तान दी। उसका चेहरा ठंडा था। 20 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन तुमने फिर से लियूबा का उल्लंघन करने की हिम्मत की। आज मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी हड्डियों को पीसकर राख कर दूंगा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। मेरे दिल में बेचैनी की भावना बढ़ती जा रही थी। 2 कदम पीछे हटो। होदी के पीछे खड़े हो जाओ। उसकी तरफ मुड़कर मत देखो। अपनी आंखें बंद करो और अनदेखा करो। होदी ठंडी मुस्कान के साथ ट्रोंग हुआ को घूरते हुए कहती है, होदी, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की क्या जरूरत है। अब जब आप अमर पूज्य हो गए हैं, तो मुझे मारना बहुत आसान है। लेकिन क्या आपके लियूबा शिष्य बाहर से हमला करने वाले राक्षसों को रोक सकते हैं? हे साधकों, क्या आप सभी में आपके जैसा गहन जादू है? ट्रोंग हुआ के चेहरे पर जानलेवा इरादे साफ झलक रहे थे। होदी ने फिर कहा, अगर तुम मुझसे एक बात का वादा करो, तो मैं लियूबा और तुम्हारे समूह की एक भी जान नहीं खोने देने का एक तरीका निकाल लूंगा और राक्षसों को पीछे हटा सकता हूँ। इसके अलावा, फ्रॉम अब से आप होडी के जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं। यह सुनकर न केवल ट्रोंग हुआ, बल्कि मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। क्या उसने झोंग हुआ के साथ किसी बात पर बातचीत करने के लिए लियूबा से लड़ने में इतनी मेहनत की थी? मैं उसके अनुरोध के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। ट्रोंग हुआ एक पल के लिए चुप हो गया। क्या है? उसे पुनर्जन्म में जाने दो। होदी ने दांत पीस लिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने दर्द और गुस्से को दबा रहे थे। वह पहले से ही सो रही थी।
उसे जाने दो। यह सुनने के बाद ट्रोंग हुआ और भी ठंडा हो गया। असंभव। होदी उत्तेजित हो गई और जोर से चिल्लाई, कोई बात नहीं। वह तुम्हारी गुरु है, जिसने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है। आपने उसे 20 साल तक कैद में रखा है। इससे अधिक समय तक वह समय के साथ खत्म हो जाएगी। ट्रोंग हुआ, क्या आपकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत है? मैंने भौहें सिकोड़ी और ट्रोंग हुआ की ओर देखा। केवल उसके चेहरे को अपरिवर्तित देखा। कहा, वह व्यक्ति जिसने लियू बा को धोखा दिया, राक्षस के लिए भावनाएं विकसित कीं, लियू बा के लिए एक बड़ी आपदा का कारण बना, उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया, संप्रदाय के नियमों का पालन किया, लॉक सोल रूप का इस्तेमाल किया, आत्मा विकीर्ण करो। यह एक ऐसी सजा है जो आत्मा को रोक लेती है, जिससे शैतान के लिए आत्मा को पकड़ना असंभव हो जाता है। यह आत्मा को तब तक संसार में रखती है जब तक कि जीवन शक्ति सूख न जाए और मृत्यु न हो जाए। मानव संसार में आत्माओं के लिए यह अत्यंत क्रूर दंड है, क्योंकि एक बार आत्मा लुप्त हो जाने पर कभी पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन पाताल लोक में यह जादू साधारण नहीं है, क्योंकि पाताल लोक में केवल आत्माएं ही जा सकती हैं। जीवित रहते हुए कई अपराध करने वाली आत्माओं को शैतान इस जादू का उपयोग करके पाताल लोक के महल में जज के सामने अपने अपराध कबूल करवाने के लिए ले जाएगा। मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा जादू नहीं जानता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लियू बा में आज भी प्रचलन में है। 20 साल एक आत्मा को राख में बदलने के लिए काफी है। होदी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने एक पल के लिए सोचा, आत्मा को बंद करना एक वर्जित काम है, एक ऐसा काम जो स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करता है। लेकिन अब ट्रोंग हुआ होदी से नफरत करता है। होदी ट्रोंग हुआ से नफरत करता है। जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं उसके साथ होना भाग्य है। इस समय अगर होदी ने उस आत्मा को मुक्त नहीं किया, तो उस आत्मा के विलुप्त होने के बाद झोंग हुआ निश्चित रूप से 36 बिजली के बोल्टों से बुरी तरह मारा जाएगा। अभी उसका शरीर केवल मांस और खून था और उसे डर था कि वह मर जाएगा। हिलने में असमर्थ, मैं एक भी खड़ा नहीं हो सकता। यह सोचते हुए मैंने होदी के कंधे को थपथपाया। आत्मा या कुछ और, क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ कैद हैं? होडी ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। ट्रोंग हुआ की नजरें भी मुझ पर रुक गईं। उसके दिल में घृणा भर गई। मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप न करें। मैंने अपना मुंह पोंछा और मन ही मन सोचा कि इस जीवन में माचखे को सचमुच पसंद नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं माचखे के बुरे जीवन को उसके भाग्य पर विजय पाने से नहीं रोक सकता। यदि इस जन्म में वह बिजली गिरने से मर गया तो अगले जन्म में मैं किसे बहकाऊंगी? मैंने होदी को घूरते हुए फिर पूछा, आप कहाँ हैं? होदी की आंखें चमक रही थी। उसने मुझे अपनी आस्तीन के एक झटके से थिएन टोआ पैगोडा को नष्ट करते देखा था। अभी वह हताश था। जब तक कोशिश करने का कोई तरीका था, वह मुझ पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकता था। उन्होंने पास ही स्थित एक भव्य इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, वान कैच टॉवर के शीर्ष पर। लेकिन उस वर्ष उसे एक जादू के साथ प्रयोग किया गया था। जादू तोड़ने के बाद किसी को उसका मार्गदर्शन करना था। थिएन टोआ टॉवर, वान कैच टॉवर, क्या वे चाहते थे कि वे एक दूसरे को फिर कभी न देखें? मुझे लगता है यह बहुत क्रूर है। मैंने उसके कंधे पर थपथपाया, उसे आश्वस्त रहने को कहा और ट्रोंग हुआ की ओर जानलेवा इरादे से देखा। उसे रोक लो, ऐसा कहकर उसने अपना शरीर उठाया और हवा में छलांग लगाकर वान कैच लाओ की ओर उड़ चला। मेरे पीछे 2 लोगों के लड़ने की आवाजें आ रही थी। मुझे परवाह नहीं थी। मुझे बस उम्मीद थी कि होदी थोड़ी देर और टिक सकती है। मैं अंडरवर्ल्ड में रहता हूँ। हालांकि मैं भूत दूत की स्थिति नहीं रखता,
लेकिन कहानी आत्मा को पुकारने और मार्गदर्शन करने का काम अभी भी किया जा सकता है, हालांकि बहुत पेशेवर नहीं। मैं वान कैच लाओ के शीर्ष पर गया। मेरी दृष्टि में एक खाली जगह थी। बीच में एक वेदी की मेज थी। शीर्ष पर एक टैबलेट था, लेकिन वहां कुछ भी लिखा नहीं था। लेकिन यह बहुत साफ भी था। यह स्पष्ट था कि कोई इसे नियमित रूप से साफ करने के लिए आता था। मैंने बाएं और दाएं देखा। वास्तव में यह नहीं पा सका कि मास्टर ट्रोंग हुआ की आत्मा कहाँ बंद थी। मेरे सिर को खुजलाते हुए अचानक मुझे थोड़ी रोशनी दिखाई दी। ऊपर से नीचे मैंने रोशनी का पीछा किया और बीम पर रखी एक मोमबत्ती देखी। मोमबत्ती के ऊपर एक पेंटिंग थी, जो एक व्यक्ति की तरह दिख रही थी। मैं बीम पर कूद गया और ध्यान से उस खूबसूरत पेंटिंग को देखा। एक महिला शुद्ध सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसका रूप बिल्कुल भी नहीं था झोंग हुआ समूह के किसानों से अलग। लेकिन उसके हाथ में एक लाल बेर का फूल था। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, मानो वह बेर के फूल की खुशबू सूंघ रही हो। मेरा सिर थोड़ा कांप उठा। यदि आपको नीचे शिलालेख नहीं दिखता है, झेंगवू का 10वां वर्ष, लियू बाटिंग शिली। मुझे सच में लगता है कि माचखे ने मेरे पिछले जन्म में जो पेंटिंग बनाई थी, वह आज भी लोगों के बीच घूम रही है। घटनाओं को एक साथ जोड़कर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस पेंटिंग में जो व्यक्ति है, वह मास्टर ट्रोंग हुआ है, तो उसका मालिक बिल्कुल मेरे जैसा है। ऐसा सोचने से विश्वासघात की भावना बहुत कम हो गई है। पेंटिंग यहाँ है, ऐसी ही। मैंने उस पेंटिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, मुझे पीछे धकेल दिया। बाधा। निश्चित रूप से उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मैंने अपनी हथेली में हवा को संघनित किया और अवरोध पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुनहरी रोशनी 2 बार हिली और फिर गायब हो गई। मैंने खुशी खुशी पेंटिंग उतार ली। जैसी कि उम्मीद थी, अंदर वाकई एक सफेद परछाई थी। मैंने बहुत सी आत्माएं देखी हैं, लेकिन इतनी कमजोर आत्मा मैंने कभी नहीं देखी। यदि हम कुछ दिन देर कर देते तो संभवतः यह पूरी तरह से गायब हो जाता। एक मंत्र का जाप करें और आसानी से आत्मा लॉकिंग तकनीक को हल करें। मैंने उसे अपनी हथेली में लिया और धीरे से फूंक मारी। उसकी मदद करो ताकि वह पाताल लोक में जाते समय खो न जाए। मैं उसे पकड़कर वान जी टॉवर की सबसे ऊंची चोटी पर कूद जाऊंगा। उसे आसमान में फेंक दो। वह नहीं गई। हवा में भारी गति से हिलती रही, मानो वह अंतिम क्षण तक लियूबा में ही रहना चाहती हो। मैंने कहा, जाओ, इस जीवन की चीजें धुएं की तरह गुजर गई हैं। चाहे तुम कितना भी अनिच्छुक हो, तुम वापस नहीं आ सकते। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, पाताल लोक के भूत बहुत अच्छे होते हैं। बस इतना कहो कि तुम ताम सिंह को जानते हो, वे तुम्हारे लिए पिछला दरवाजा खोल देंगे। आत्मा एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे धीरे नीचे उड़ गई। मैंने उसकी निगाह का पीछा किया और उसे ट्रोंग हुआ के महल की ओर लड़खड़ाते हुए देखा। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। मैं दूर से ट्रोंग हुआ की आकृति को होदी के साथ एक दूसरे से लड़ते हुए साफ देख सकता था। जाहिर है होदी नुकसान में थे और घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ट्रोंग हुआ भाग नहीं सका, गुस्से से घिरा हुआ। ट्रोंग हुआ के हाथ में तलवार जोर से नीचे गिर गई। होदी बचना चाहता था, लेकिन उस पल उसका शरीर कांप रहा था। उसने बचना नहीं चाहा, ठंडी तलवार को सीधे अपने अंदर घुसने के लिए स्वीकार कर लिया। उसका दिल उसकी छाती के माध्यम से छेदा गया। मुझे लगता है, मुझे पता है कि उसने क्या देखा। मैं यह भी जानता हूँ, इस समय उसके होठों के कोने मुस्कुरा रहे होंगे। मैंने हाथ हिलाकर उन 2 आत्माओं को अलविदा कहा जो पुनर्जन्म के मार्ग पर आ रही थी।
वे स्पाइडर लिली के फूलों से भरी सड़क को साथ में देख सकते थे। शायद वे मेरे शरीर पर खुदे अपने नाम भी देख सकते थे। मैं वान जी टॉवर पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देख रहा था। पीछे मुड़ने पर मैंने देखा कि एक जानलेवा आभा मेरे चेहरे पर आ रही थी। दूर से ट्रोंग हुआ मेरी ओर देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। अचानक मुझे वह पहला वाक्य याद आ गया जो उन्होंने इस जीवन में मुझसे कहा था, मानव नहीं, अजीब दिमाग है। पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो इस जीवन में उसके प्रति मेरी भावनाएं कुछ अजीब थीं। सबसे पहले उसने अपने स्वर्ग लॉकिंग टॉवर को नष्ट कर दिया। भेड़िया दानव होदी को मुक्त कर दिया, जिससे राक्षसों ने लूबा पर हमला कर दिया। अब उसने अपने स्वामी को मुक्त कर दिया, जिससे वह जिस स्वामी से प्यार करता था वह होदी के साथ पुनर्जन्म में चला गया। निश्चित रूप से ट्रोंग हुआ टिएन मुझसे बहुत नफरत करता है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। अचानक मेरी आंखों के कोने ने बेर के जंगल में एक झलक देखी। कुछ ही दूरी पर एक सांप दानव एक छप्पर वाले घर का दरवाजा खोल रहा था। मेरा दिल थोड़ा कांप उठा। ट्रुओंग एन अंदर था। अब उस पर ध्यान देने का समय नहीं था, इसलिए मैं नीचे कूद गया और झोपड़ी की ओर भागा। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, मैंने देखा कि ट्रुओंग एन बिस्तर पर लेटा हुआ था, लगातार संघर्ष कर रहा था, और उसके मुंह में वहां केवल एक और अजीब पीले सांप की पूंछ हिल रही थी। इस प्रकार का सांप दानव बच्चों के आंतरिक अंगों को खाना सबसे अधिक पसंद करता है, इसलिए यह अपने असली रूप में बदल जाता है और उनके मुंह में प्रवेश करता है, उनके सभी आंतरिक अंगों को खा जाता है। 26 और फिर रुक जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 कदम। ट्रुओंग अन को कसकर पकड़ना, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ना, एक हाथ से पीले सांप की पूंछ पकड़ना, सांप के शरीर में यिन ऊर्जा को केंद्रित करना, ट्रुओंग अन के पेट से उसे मारना, फिर धीरे धीरे उसके मुंह से उसे बाहर निकालना। ट्रुओंग अचानक मेरी पीठ ठंडी लगने लगी। केवल मांस छिदने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने नीचे देखा तो एक तलवार मेरे पेट में घुसती हुई दिखाई दी। उस समय दर्द अभी तक मेरे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा था। मुझे जिज्ञासा थी, कौन मुझे मारना चाहता था? पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि झोंग हुआ का चेहरा काला पड़ गया था और वह मुझे घूर रहा था। लियू बा को नुकसान मत पहुंचाओ। इससे पहले कि मैं बोलना समाप्त कर पाता, मैंने अपने हाथ में मृत छोटे पीले सांप को देखा। उसकी पुतलियां मजबूती से सिकुड़ी हुई थी। शांत कमरे में सिर्फ ट्रुओंग एन के उल्टी करने के लिए मुड़ने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर उल्टी करने के बाद वह भी बेहोश हो गया। लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, मुझे उसकी याद आती है। ऐसा कहने के बाद मेरा शरीर डगमगाया और मेरे गले में एक मीठा तरल भर गया। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। यदि यह एक सामान्य तलवार होती, तो चाहे इससे मुझे कितनी भी बार वार किया जाता, इसे कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन ट्रोंग हुआ ने जो तलवार इस्तेमाल की थी, वह संप्रदाय के नेताओं की पीढ़ियों से चली आ रही तलवार थी, जो धार्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। मेरे जैसे अंडरवर्ल्ड की आत्मा के लिए यह एक स्वाभाविक दुश्मन है। मुझे लगा कि मेरे शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अंत में मैं खुद को और नहीं रोक सका। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी आस्तीन पकड़ी और मुस्कुराया। इस जीवन में आपने मुझे आपको पसंद करना असंभव बना दिया है। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के स्तब्ध था। लेकिन उस रात उसने अपना सिर मेरी गोद में टिका दिया और मुझे मास्टर कहकर पुकारा। मैं अभी भी बहुत दुखी हूँ। दर्द संचारित हो रहा था। दर्दनाक घाव के अलावा तलवार पर यांग ऊर्जा और मेरे शरीर में यिन ऊर्जा भी एक दूसरे से लड़ रही थी, गर्म जल रही थी। मैंने उसकी आस्तीन को कसकर पकड़ने की कोशिश की। अचानक वह जाग गया, मुझे गले लगाया और बाहर भाग गया। महल में दवा है। शायद यह एक भ्रम था,
मुझे लगा कि मुझे पकड़ने वाला व्यक्ति लड़खड़ा रहा था। पहले की तरह वह ठंडा और शांत नहीं था। यह व्यक्ति इतना विरोधाभासी क्यों है? उसकी आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता गया। अवरोध हटने के बाद बेर के जंगल में जमी सफेद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और बेर के लाल फूल धीरे धीरे मुरझाने लगे। शांत और उदास आंगन में मैंने आंखें मूंदकर उसकी प्रोफाइल देखी और मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि मुझे बर्फ में बेर के फूल क्यों पसंद हैं? मैं इतनी धीमी आवाज में बोल रहा था कि मैं खुद भी अपनी आवाज नहीं सुन पा रहा था। वह फिर रुका, अपना सिर नीचे करके मेरी तरफ देखा। उसकी काली आंखें भावनाओं से भरी हुई थी। एक पल में मुझे लगा कि उसने मेंगपो सूप का जादू तोड़ दिया है। उसे याद आ गया कि पहले क्या हुआ था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराहट के एक पल में मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मैं जानता था। मेरे कानों में मैं केवल अपनी आखिरी आवाज सुन सकता था। क्या तुम एक बार मेरा नाम पुकार सकते हो? वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला। पता चला कि इस जन्म में तो वह मेरा नाम भी नहीं जानता। नोट 25। हृदय और फेफड़े लकवाग्रस्त है। अत्यधिक पीड़ा। 26। 6 अंग और 5 विसरा। 5 विसरा मनुष्य के सीने और पेट में 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनमें शामिल हैं हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे। 6 अंग उदर क्षेत्र में 6 महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनमें शामिल हैं पेट, पित्ताशय, ट्रिपल बर्नर, पेट का ऊपरी भाग, पेट और मूत्राशय के ऊपरी भाग के बीच, मूत्राशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अध्याय 11। 3 जिंदगियां। सैकड़ों परिवारों को फंसाना बहुत शर्मनाक है। जब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस द्वारा अंडरवर्ल्ड में वापस लाया गया तो मेरी गर्दन में फिर से जलन होने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि माचखे और मैं सिर्फ एक और जन्म के लिए साथ रह सकते हैं। इस बार मैंने महल में रहने और माचखे के नीचे आने और साथ जाने का इंतजार करने की योजना नहीं बनाई थी। वह मुझे देखे और मुझे एक मुहर दे जो मुझे 100 वर्ष या 1000 वर्ष तक अपने पास रखे। लेकिन मैं इतनी जल्दी पुनर्जन्म नहीं ले सकता, अन्यथा दूसरी तरफ माचखे मुझे दफना देगा और मैं इस तरफ पहले से ही पुनर्जन्म ले चुका होऊंगा और उसके पास भाग जाऊंगा, जिससे निश्चित रूप से लियूबा के समूह में अराजकता पैदा हो जाएगी। मैं नर्क के राजा के पास गया। महल में मैं नरक के राजा से पूछना चाहता था कि माचखे कब नीचे आएगा, ताकि मैं जाने का समय पता कर सकूं। लेकिन जब तक मैंने नरक के राजा को देखा, मैं अपना मुंह खोलने से पहले ही मेरे चारों ओर घूम चुका था। 2 मिनट के लिए घेरा। स्कत्स्का। हमारी टैम सिन्हा वास्तव में अप्रत्याशित है, क्योंकि वह बहुत छोटा था। वह केवल खुशी से मेरी जांघ थपथपा सकता था और कह सकता था, दिव्य भगवान को 2 बार अपने संकट से उबरने में मदद करना, यह देखते हुए कि हर बार मैंने सफलतापूर्वक उसे बहकाया। वह दिन दूर नहीं जब हम अंडरवर्ल्ड में अपने सिर ऊंचा रख सकेंगे। दूर। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसका चेहरा अपने नितंबों से दूर धकेला और कहा, मचखे कब नीचे आएगा? इस बार मैं उसका सामना नहीं कर सकता। नरक का राजा अपनी मेज पर कूद पड़ा और खाता बही पलटने लगा। हाँ हाँ, यह यहाँ लिखा है। नरक के राजा ने अपनी आंखें सिकोड़कर एक पल के लिए देखा, फिर कहा, डेस्टिनी स्टार लॉर्ड के भाग्य पर यह लिखा था। हुदी ने लियू बा के लिए परेशानी पैदा करने के बाद लियू बा की ताकत कमजोर हो गई और 2 साल से भी कम समय के बाद झोंग हुआ को किसी और ने मार दिया था। नुकसान। महल में मर जाते हैं। मैं दंग रह गया। उसे किसने मारा? यह थान लिन्ह है, उसकी छोटी बहन। वह नन। मैंने अपनी ठोड़ी रगड़ी। उस खूबसूरत ताओवादी पुजारिन की आंखों में यह भावना भरी थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। इतनी दुखद और आक्रोश भरी शक्ल के साथ
वह माचखे को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? शायद इसलिए कि प्यार नफरत में बदल जाता है। अगर आप इसे खा नहीं सकते, तो आप इसे नष्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, होदी द्वारा अपने स्वामी की आत्मा को मुक्त कर दिए जाने के बाद ट्रोंग हुआ ने स्वयं को शराब में डुबो लिया। दिन प्रतिदिन नशे में डूबता गया, अपनी आत्मा खोता गया। थान लिन्ह ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, उसे अस्वीकार कर दिया गया। वह उससे इतनी नफरत करने लगी कि उसने उसे मार डाला, फिर आत्महत्या कर ली। मैंने एक क्षण सोचा, फिर गंभीर चेहरे के साथ कहा, नरक के राजा, आप जानबूझकर इस कुत्ते के खून खराबे की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, है ना? नरक के राजा ने भी गंभीर चेहरे के साथ कहा, माचखे थान क्वान का भाग्य व्यक्तिगत रूप से ती मेंग तिन क्वान द्वारा लिखा गया था। अंत में मैं इस बात को लेकर और अधिक उत्सुक हो गया कि भाग्य सितारा भगवान के पास इतना भयानक दिमाग कैसे था। मैं भूल की नदी के किनारे पर लौट आया और एक चट्टान बन गया। 2 साल बहुत जल्दी बीत गए। हर बार जब छोटा शैतान ज्ञापट आत्माओं को पकड़ने के लिए मानव क्षेत्र में जाता है, तो मैं उनसे माचखे की स्थिति का निरीक्षण करने में मेरी मदद करने के लिए कहता हूँ। लौटने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि लियू बा की ताकत गंभीर रूप से कम हो गई थी और ताओवादी थान लिन्ह ने प्यार के कारण नफरत को जन्म दिया था। लेकिन उसके भाग्य में एक छोटा सा विवरण दर्ज नहीं था। हर दिन बेर के जंगल में नशे में वह तलवार जो संप्रदाय के स्वामी की पीढ़ियों के माध्यम से एक साधारण स्क्रैप तलवार की तरह एक अनाम कब्र में दफन कर दी गई थी। रहस्य। यह सुनने के बाद जिया यी की भयभीत निगाहों के नीचे मैंने अपना सिर उठाया और जोर से हंस दिया। जिया ने कहा, ताम सिंह, दिखावा बंद करो। तुम्हें कष्ट सहने के लिए मानव लोक में क्यों जाना है? मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। मैंने ज्ञाप के कंधे को थपथपाया। चाहे कोई भी पुनर्जन्म हो, चाहे कोई भी जीवन हो, माचखे अभी भी मेरी ओर आकर्षित है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। माचखे ने अकेले ही बहुत कुछ सहा है। मुझे उसे फिर से आकर्षित करने के लिए बस अगले जन्म का इंतजार करना होगा। उन्होंने मुड़कर क्रॉस का आकार बनाया। अमिताभ बुद्ध, कृपया अपना ध्यान रखें, थान क्वान। मैं खुशी खुशी चट्टान पर लौट आया और कुछ दिनों तक इंतजार किया। मैंने सोचा कि दिन बहुत दूर नहीं है और मानव क्षेत्र की ओर जाने से पहले अपने शरीर से धूल झाड़ ली। मानव क्षेत्र में पहुंचने के बाद कई बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं लियू बा से मिलने के लिए दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी धैर्य रखने की कोशिश करता हूँ। एक दिन मैं एक चायघर की दूसरी मंजिल की खिड़की के सहारे झुककर कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि एक युवा मास्टर एक युवती की स्कर्ट के अंदर अपना हाथ डाल रहा था। युवती ने शालीनता से कहा, मत करो, और अपनी स्कर्ट को सीधा किया। कहा, जब तक आप कमरे में ना आ जाएं, तब तक प्रतीक्षा करें। मैंने भौहें सिकोड़ी। यह युवती बहुत गरिमामयी है। अचानक नीचे से एक घबराई हुई चीख सुनी। यह कैसे हो सकता है? मैंने नजर घुमाई। वह एक बूढ़ा आदमी था। वह पत्र हाथ में पकड़े पागलों की तरह अपना सिर हिला रहा था। अचानक उसने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाया, आदरणीय चले गए, लियू बेई मर गई। मेरा साथी ताओवादी चला गया। उसकी आवाज उदास और आंसू भरी थी। अगर मैं ट्रोंग हुआ को नहीं जानता होता, तो मुझे लगता कि उन दोनों की प्रेम कहानी मेरे दिल में गहराई से अंकित है। अंत में ट्रोंग हुआ चला गया। मैं सोचता हूँ, इस जीवन में मुझे उसे अपनी आंखों से बड़ा होते देखना चाहिए। मैं उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण बचपन नहीं जीने दूंगा। उसे किसी और को पसंद करने का मौका नहीं दे सकता। मैं मंद मंद हंसा। उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ने का निश्चय किया। सोचते सोचते उसका यह जीवन चाहने पर भी न पाने का जीवन है। चाहते हैं पर पा नहीं सकते। मेरे यहाँ रहते हुए
क्या माछखे को कुछ ऐसा चाहिए जो उसे नहीं मिल सकता? आधी रात को एक परिचित मुझसे मिलने आया। ब्लैक इम्परमेनेंस मुझे देखकर काँप उठा। टैम सिन्हा, अगली बार जब तुम अंडरवर्ल्ड में वापस लौटोगी तो मुझे डर है कि तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। क्यों? ब्लैक इम्परमेनेंस फिर से काँप उठा। क्या तुम नहीं देखते? युद्ध के देवता का क्रोधित रूप देखा। यह जानकर कि आप आगे भागे हैं, उसका चेहरा भयंकर और जानलेवा था, जैसे नरक का राजा उसकी स्त्री को छीनने वाला हो। उसने नर्क के राजा को इतना डरा दिया कि वह अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। क्या वह बहुत गुस्से में है? ब्लैक इम्परमेनेंस लगातार कांप रहा था। मैंने व्हाइट इम्परमेनेंस की ओर देखा। उसने कहा, वह काली चट्टान जो नर्क के राजा के महल को सील करती है, राजा को उसने 3 बार कुचलकर चूर्ण बना दिया। मैं स्तब्ध रह गया। मैं भूल गया, जब वह 3 कष्टों से गुजर रहा था, मैं उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अंत में मुझे फिर भी अंडरवर्ल्ड में लौटना पड़ा। उसने फिर भी अपना क्लेश पूरा किया। उस समय वह एक युद्ध देवता था और मैं सिर्फ एक छोटी सी 3 जीवन पत्थर की आत्मा थी। वह सीलिंग पत्थर मेरे पत्थर से ज्यादा कठोर था सैकड़ों बार। मैंने बाई वू चांग का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। बड़े भाई बाई, जब समय आएगा तो आपको मुझे बचाना होगा। बाई वू चांग ने एक क्षण तक मेरी ओर देखा। उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसने कहा, ताम सिन्हा, सैकड़ों लोगों को फंसाना बहुत शर्मनाक है। मैंने उदासीनता से कुछ आंसू पोंछे। यह तरकीब माछखे पर काम करती है। हक वो थुओंग ने बाक वो थुओंग को पकड़ लिया और कहा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। दोनों बड़े भाई पहले जाएंगे। आप अपने लिए प्रार्थना करें। यह सही है। इस जन्म में उसका पुनर्जन्म दक्षिणी पहाड़ की तलहटी में एक किसान परिवार में हुआ था। अगर तुम उसे लुभाना चाहते हो तो आगे बढ़ो। क्या हमें उनके द्वारा याद दिलाए जाने का इंतजार करना होगा? मैं दिन रात दक्षिण की ओर भागता रहा। पहाड़ की तलहटी में बसे गांव से आने वाली आवाजों को सुनने के लिए अपने कान खड़े किए। किसी के घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज का इंतजार करता रहा। लेकिन कुछ घरों को छोड़कर, जहां रात भर मशालें जलती रहीं, मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मेरी आत्मा टूट नहीं गई। लेकिन फिर भी मुझे कोई जोरदार रोना सुनाई नहीं दिया। मैं एक घर की छत पर उदास खड़ा था। काले और सफेद रंग की अस्थिरता ने माछखे को पुनर्जन्म की ओर अग्रसर किया। उन्होंने मुझे जो खबर बताई वह निश्चित रूप से गलत नहीं है। माछखे का पुनर्जन्म कहाँ हुआ? जब मैं सोच रहा था, अचानक मुझे एक आदमी की झलक दिखी जो छप्पर वाले घर से चुपके से बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बाहों में कुछ पकड़े हुए था। मेरी कलाई पर निशान गर्म हो गया। मैंने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से उसका पीछा किया। वह आदमी गांव के बाहर नदी के किनारे रुका, बाएं दाएं देखा, फिर जो कुछ उसके हाथ में था उसे नदी के बीच में फेंक दिया। डायपर फैल गया, जिससे बच्चे का चेहरा दिखने लगा और मेरी आंखों पर चोट लगी। मुझे गुस्सा आ गया। उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया, हाथ हिलाया और बेहोश कर दिया। पानी पार करते हुए उसने माछखे को उठा लिया। जब वह मजबूती से खड़ा हुआ तो उसने उसके छोटे पीले चेहरे को देखा। उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मछखे, यह जीवन सचमुच मूक है। मूक व्यक्ति का मतलब है अपशकुन। इसीलिए वह जन्म के बाद आवाज नहीं निकाल सका। इसीलिए उसके पिता ने उसे त्याग दिया। भले ही उसके पास तम सिंह था, लेकिन इस जीवन में माछखे के जीवन में निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो वह चाहता है लेकिन पा नहीं सकता। मुझे लगता है कि इस जीवन में माछखे में एक दोष है। उसे छिपने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी ताकि वह दुनिया के कष्टप्रद शब्दों को सुनने से बच सके। लेकिन फिर भी वह किस तरह जीना चाहता है,
यह निर्णय उसे ही लेना चाहिए। इसके अलावा इस जीवन में उसे अभी भी एक कष्ट से गुजरना है। अगर मैं उसकी रक्षा करना जारी रखता हूँ और उसे उसके कष्ट से गुजरने से रोकता हूँ, स्वर्ग का कानून मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए मैंने माचखे का छोटा हाथ पकड़ लिया। उसने भर दिया अपनी बंद हथेली में एक सिक्का रखते हुए, माचखे, दाहिनी ओर हम शहर में होंगे, बाईं ओर हम पहाड़ी घाटी में होंगे। मुझे देखने दो। उसने अपना हाथ हिलाया, सिक्का मेरे चेहरे पर फेंका। भौहें सिकोड़ी जैसे वह जोर से रोना चाहता हो लेकिन रो नहीं पा रहा हो। मैं यह भी समझता हूँ, शायद माचखे ने जो मेंगपो सूप पिया था उसका असर अब होने लगा है, अन्यथा उसके अंदर सुंदर ताम सिंह पर हमला करने की हिम्मत क्यों हुई? मैंने जमीन पर गिरते सिक्के को देखा और कहा, तुमने कहा था कि तुम शहर में रहते हो। मचखे ने अपनी उंगली चूसी, उसे उत्साह से चाटा। लार उसकी ठुड्डी से नीचे बह रही थी। मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अद्वितीय 9 स्वर्ग युद्ध देवता 27 पुनर्जन्म के बाद बेहद बदसूरत लग रहे थे। उनका रूप दुखद था। मुझे लगता है अगर मैं चित्र बनाऊं अब उसकी शक्ल देखकर बाद में उसे दिखाऊं तो उस समय उसका हाव भाव अवश्य ही अवर्णनीय होगा। अगर माचखे ने कहा कि वह शहर में रहना चाहता है तो मैं उसकी पसंद का नया निवास खोजने के बारे में सोचूंगा। इधर उधर सोचते हुए मुझे लगा कि राजधानी ही सबसे उपयुक्त जगह है, इसलिए मैं बादलों पर सवार होकर रात में बारिश करता रहा। 28 और एक दिन बाद ही राजधानी पहुंच गया। अब मैं माचखे को बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी वजह से ही उसने अपना बचपन सड़कों पर भटकते हुए बिताया। मैंने अपने शरीर से सारी यिन ऊर्जा निकाल ली और खुद से कहा कि जब तक कोई आपातकालीन स्थिति न हो, मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और उसे व्यवस्थित तरीके से सजा दिया। फिर मैंने माचखे की तरफ गहराई से देखा, यह सोचते हुए कि जब हमें जादू की जरूरत नहीं होगी तो हम जीने के लिए क्या करेंगे। मैंने उसकी नाक पर हल्के से थपथपाया। तुम क्या करना चाहते हो? शायद मैंने अपने लहजे में बहुत ज्यादा अवमानना का इस्तेमाल किया था। वह असंतुष्ट था और उसने मेरे हाथ पर थूक दिया। मैंने चुपचाप अपना हाथ हटा लिया और उसके बालों से लार पोंछ दी। उसने अपना मुंह खोला, कोई आवाज नहीं निकाल सका। उसकी 2 छोटी मुट्ठियां बंध गईं और उसने मुझे धक्का दिया। मैं अभी तुम्हें धमका सकता हूँ, लेकिन जब तुम भविष्य में युद्ध के देवता बन जाओगे तो मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कैसे सजा दोगे। मैं पैसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने उसके बालों से लार पोंछी। अगले दिन मैं अभी भी जीविका चलाने की समस्या के बारे में सोच रहा था। पैसे बनाने के लिए जादू का उपयोग करना मुश्किल नहीं था। मुश्किल बात यह थी कि पड़ोसियों को यह अजीब न लगे। आपके पास घर बैठे पैसे क्यों हैं? मैंने माचखे को गले लगाया और दरवाजे के सामने बैठ गया, भौहें सिकोड़ते हुए। जब मैंने देखा कि एक शराबी आदमी दरवाजे के पास से गुजर रहा है, मैं काफी देर तक उनके लड़खड़ाते हुए शरीर को देखता रहा। फिर अपना सिर घुमाकर माचखे से पूछा, क्या तुम्हें पीना पसंद है? उसने अपनी उंगली काटी और सो गया। 7 साल बाद राजधानी के पूर्व में एक शराबखाना था। मैंने काउंटर पर दस्तक दी। शराबखाना मालिक अंदर किताबों का हिसाब कर रहा था। उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा, मुस्कुराते हुए बोला, ताम सिंह मिस, आज आप दुकान पर आने के लिए फ्री क्यों हैं? मैंने माचखे को घर पर नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद वह इस जगह भाग गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पूछने आया हूँ। बाईं और दाईं ओर देखते हुए, लेकिन माचखे की आकृति न देखकर, उसने फिर पूछा, आजकल व्यापार कैसा चल रहा है? हाल ही में व्यापार बहुत बुरा नहीं रहा है। क्या आप इसे देखना चाहेंगी, मिस?
दुकानदार एक सज्जन और दयालु बूढ़ा आदमी है। मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया है। इसके अलावा बार खोलना तो बस एक दिखावा है। जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आपको बस हाथ बढ़ाना होता है और पैसे आपके पास आ जाते हैं। मैंने अपनी आस्तीन हिलाई और कहा, कोई जरूरत नहीं। नजर घुमाई तो एक छोटी सी आकृति ऊपर की ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। ध्यान से देखा तो वह वास्तव में माचखे था। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ हिलाया। माचखे, रात के खाने के लिए घर आओ। माचखे ने मुझे देखा, मुस्कुराया और जल्दी से नीचे भाग गया। शराब पी रहे मेहमानों का समूह अवाक रह गया। यह देखकर दुकानदार लियू ने अपना सिर हिलाया। मिस अभी भी जवान है, हमेशा युवा मालिक को अपने साथ लेकर चलती है। यह अपरिहार्य है कि अन्य लोग गलतफहमी में रहेंगे। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि यह जीवन भर का मामला विलंबित कर देगा। मैंने उनसे कहा कि माचखे वह बच्चा है जिसे मैंने पाला और छोटे भाई की तरह पाला। जो लोग मुझे जानते थे, जब भी उन्होंने मेरी यह दयालु हरकत देखी तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और आह भरी। माचखे जल्दी से मेरी तरफ दौड़े। यह सुना। मैनेजर लियू को उलझन में देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगे। मैं मचखे के चेहरे से धूल पोंछने के लिए नीचे बैठ गया और उदासीनता से कहा, गलतफहमी, बस एक गलतफहमी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में उनके लिए कोई बुरे विचार हैं? मेरे पूरे जीवन के लिए माचखे का होना ही पर्याप्त है। माचखे, एक छोटे वयस्क की तरह, मुस्कुराया और मेरे माथे पर खुले बालों को सहलाया। दुकानदार लियू ने फिर से आह भरी। मिस टैम सिन्हा अभी भी छोटी है, इसलिए उसे परवाह नहीं है। मैंने माचखे का हाथ पकड़ा और गंभीर चेहरे के साथ लियू झांक से कहा, मैं अब जवान नहीं रहा। बस अभी मेरे चेहरे पर झुर्रियां और सफेद बाल नहीं आए हैं, क्योंकि पत्थर के लिए बाल उगाना पहले से ही मुश्किल था। झुर्रियां तो दूर की बात है। जब मैंने ऐसा कहा तो दुकानदार लियू ने बस मुस्कुरा दिया। मैं आगे कुछ नहीं बताना चाहता था। माचखे का हाथ थामा और धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। खाना खाते हुए मचखे ने अचानक मेरी तरफ इशारा किया और कुछ कहना चाहा। मैं उसे बहुत देर तक देखती रही। फिर मुझे समझ में आया कि वह मुझसे पूछ रहा था, क्या मैं भविष्य में किसी और के साथ बाहर जाऊंगी? मैंने शांति से उसके लिए एक चिकन पैर उठाया। क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं किसी और के साथ जाऊं? उसने कटोरे को गले से लगा लिया और थोड़ा उदास होकर अपना सिर हिलाया। उसने फिर इशारा किया, जिसका मतलब था कि अगले दरवाजे की बहन जियाओडिंग किसी और के साथ चली गई है और वह जियाओडिंग को फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसे चिंता थी कि मैं तिउदीन बहन की तरह हो जाऊंगी। मैंने कभी उसकी पहचान नहीं छिपाई। इससे पहले उसे ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन पिछले साल से स्कूल जाने के बाद उसे यह भी पता चला कि वह अपने आसपास के लोगों जैसा नहीं है। शायद किसी ने उसके सामने कुछ कहा, इस डर से कि मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। वह बहुत आज्ञाकारी था, हर काम अच्छे से करता था, आलसी बच्चे जैसा नहीं। ऐसी बातें समझकर मेरा दिल और भी दुखता था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसे पहाड़ों में एकांत में रहने के लिए ले जाता। मैं उसे जाने दे सकता हूँ। उसे थोड़ा और सहज रहने दो। अगर वह जानबूझकर कुछ गलत करता है तो मैं उसे थोड़ा और आराम से उठाऊंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, ताम सिंह नहीं जाएगा। माचखे जहां भी होगा, मैं वहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बहकाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कैसे जा सकता हूँ? यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुझे अपने बालों पर गहने पहनाने दिए और अपना चावल का कटोरा खत्म कर दिया। उस रात मैंने बस मचखे को देने वाला था। बिस्तर पर लेटे हुए मुझे अचानक आंगन में हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने भौहें सिकोड़ी और सोचा,
पता नहीं कौन सा बेवकूफ चोर मेरे छोटे से आंगन में घुस आया। दरवाजा धक्का देकर खोला, फिर से घबरा गया। पता चला कि यह कोई चोर नहीं था, बल्कि काले कपड़े पहने एक लंबा आदमी था। इस समय वह अपनी पीठ पर लगे घाव को कसकर पकड़े हुए था, दीवार के सहारे टिका हुआ था, क्योंकि उसका शरीर अंधेरे में छिपा हुआ था। उसे पता नहीं था कि मैं देख रहा था। चाहे उसने कितना भी ढका हो, मैं अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैंने मुंह बनाया, ऐसा दिखावा किया कि मैंने उसे नोटिस नहीं किया। पानी का बेसिन लेकर बाहर आंगन में गया और घर में घुस गया। उस रात राजधानी के सैनिक पूरी रात कर्फ्यू में थे। बाहर मशालों से आसमान जगमगा रहा था। मैंने माचखे को शांति से गले लगाया। अच्छी नींद लो, सोने से पहले भी सपने देख रहा हूँ। क्या यह वह व्यक्ति है जो माचखे का भाग्य शुरू करता है? क्या कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ? संक्षेप में कहें तो, चाहे कुछ भी हो जाए, यह व्यक्ति बहुत परेशान करने वाला है। अगर वह कल भी यहाँ है, तो मुझे उसे पीटकर सड़क पर फेंक देना होगा। नोट 27, फोंग हुआ तुए दाई का अर्थ है हवा में लहराते फूल जैसी सुंदरता, जीवन से भरपूर, सुंदर, कोई तुलना नहीं कर सकता। 28, हवा और बादलों की सवारी, हवा और बादलों की सवारी। अध्याय 12, ओह भाग्य। अगले दिन वह अभी भी वहीं था, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता जैसा कि मैंने कल रात सोचा था, क्योंकि माचखे ने बेहोश व्यक्ति की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया, मेरी ओर घबराए हुए भाव से देख रहा था, उत्सुकता से चाह रहा था कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने आह भरी, अपने आप से सोचा, अगर मैं उसे अभी बाहर फेंक दूं, तो क्या यह बहुत क्रूर होगा? इसके अलावा मैं मचखे को इस तरह से मेरी ओर देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं जल्दी से चलकर उसे घर के अंदर ले गया। उसका कोट उतारा, उसकी पीठ पर लगे घाव को साफ किया और दवा और पट्टी लगाई। उसकी सांसें देखकर धीरे धीरे सब शांत हो गया और माचखे का पीला, घबराया हुआ चेहरा ठीक हो गया। मुझे लगता है, इस घाव के साथ, अगर यह युद्ध देवता माचखे होता, तो मुझे डर है कि वह एक नज़र भी नहीं डालता, और यह 7 वर्षीय माचखे इतना अपरिपक्व था। मैंने अपने हाथ धोए, माच को देखा, खे से बात की और स्ट्रेट से पूछा, उसे बचाने से बड़ी मुसीबत हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं, तो बाद में पछताने के बारे में मुझसे कुछ मत कहिए। माचखे ने कुछ वाक्य सुने और कुछ वाक्य समझे और अपना सिर हिलाया। उसने बिना पलक झपकाए अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी साफ डर दिख रहा था। मेरा दिल नरम पड़ गया। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। मैंने उसके चिकने गोरे चेहरे को जोर से चूमा। आंखें और भी चौड़ी हो गईं। तरह ही मैं एक गुंडे की तरह था। उसकी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए पूछ रहा था। माचखे ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। एक पल के लिए सचमुच आश्चर्य में पड़ गया, फिर ईमानदारी से सिर हिला दिया। मैं आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। अगर तुम्हें यह पसंद है, तो तुम्हें यह पसंद है, लेकिन तुम इसे सिर्फ कर सकते हो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ ऐसा करें। किसी भी प्रकार की मनमानी की अनुमति नहीं है। माचखे ने अपने चेहरे पर 2 बार हाथ फेरा। उसके छोटे हाथ ने फिर से मेरे चेहरे को छुआ। उन स्पष्ट आंखों में मेरा पूरा शरीर समाया हुआ था। वह मेरी नकल करते हुए अपने पंजों पर खड़ा हो गया और मेरे गाल पर चुंबन दिया। उसने उस जगह को सहलाया जहां उसने अभी अभी चुंबन लिया था, फिर भी मेरी तरफ देखता रहा, मानो कह रहा हो, मैं ऐसा सिर्फ तैम सिन्ह के साथ ही करता हूँ। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। मैंने उसके गाल पर कुछ और बार चुमा और उसके गाल पर लार भी टपकाई। उसने मुझे दूर धकेलने की हिम्मत नहीं की।
वह केवल मंद मंद मुस्कुराया। माच खे, ताम सिंह तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता। मैंने उसके माथे पर बालों की कुछ लटों को सहलाया और चाहा कि मैं उसे अपने शरीर में समाकर उसकी रक्षा कर सकूं। माचखे और मैं दिन भर चुपचाप रहते थे, लेकिन घर में एक आदमी था जो अभी भी बेहोश था और कई दिनों से सैनिक राजधानी में इधर उधर घूम रहे थे। शराबखाने पर सैनिकों ने कई बार छापा मारा, लेकिन सौभाग्य से मेरे घर पर छापा नहीं पड़ा। 3 दिन बाद माचखे स्कूल चला गया। घर पर मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने संवाद पुस्तिका निकाली और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा। आंगन में झूलते हुए, आसमान की ओर देखते हुए, फिर कहानी की किताब की ओर देखते हुए, बुदबुदाते हुए और दिन गिनते हुए, आंगन में बेर के फूलों के खिलने की प्रतीक्षा करते हुए, अचानक कमरे में कदमों की आवाज आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें धीरे धीरे भीतरी कमरे से बड़े हॉल से होते हुए, लकड़ी के भंडारण कक्ष से होते हुए, अंततः आंगन के दरवाजे तक जाते हुए सुना, जहां उनके कदम रुक गए। आप कौन हैं? उसने ठंडी आवाज में पूछा। तुमने मुझे क्यों बचाया? ओह, भाग्य 29, मैंने आह भरते हुए कहा। मेरे दिल की सबसे कोमल जगह तुम्हें बचाना चाहती है, मैं मना नहीं कर सकता। पीछे खड़ा व्यक्ति एक क्षण के लिए चुप हो गया। उसकी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। आपके उपकार के लिए धन्यवाद, मिस। लेकिन अभी मेरा मूड रोमांटिक मामलों में दिलचस्पी लेने का नहीं है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि मेरे हृदय का सबसे कोमल भाग माचखे के बारे में था, लेकिन यह स्वयंभू बुद्धिमान व्यक्ति भावुक हो रहा था, और जाहिर है कि उसने मेरी बात को पूरी तरह से गलत समझा। मैं भी कुछ नहीं बताना चाहता। सही या गलत कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि वह जल्दी से चला जाए। यह देखकर कि मैंने कुछ नहीं कहा, वह फिर बोला, बहुत दिन हो गए, क्या वह युवती है? मेरे लिए पट्टी बांध दोगे और दवा बदल दोगे? हाँ, मैंने परवाह नहीं की। कहा, पेशाब करना, शौच करना, बाल धोना, शरीर पोंछना, नितंब पोंछना, मैं आपकी सेवा करूंगा। जब माचखे सो गए तो मैंने जादू का प्रयोग किया और यह काम हो गया। मैंने एक क्षण सोचा और कहा, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊंगा। जब आप मल त्यागते हैं तो उसमें से बदबू आती है। आप बीमार हैं, आपको उपचार की आवश्यकता है। पीछे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बार सन्नाटा शाम तक रहा। माचखे वापस लौटा, दरवाजा खोला और देखा तो दंग रह गया। वह दौड़कर मेरे पास आया, मेरा हाथ खींचा और उस आदमी की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की मुस्कान थी। उस समय मैं तली हुई सब्जियों की एक प्लेट लेकर घर में जा रहा था और सिर हिलाते हुए कह रहा था, हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। दूसरे व्यक्ति ने माचखे को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। उसने पलकें झपकाईं और पूछा, यह है? मैंने उसकी ओर देखा। मेरा छोटा भाई। माचखे ने उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर से झुका। मैंने दूसरे व्यक्ति का एक युवा वयस्क की तरह अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि दूसरे व्यक्ति की भी माचखे में रुचि थी। उसने माचखे के चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाया और कहा, अजीब नीम। 30, मार्शल आर्ट के लिए एक प्रतिभा है, लेकिन लड़का बात नहीं कर सकता। उम्मा, जन्मजात। उसने आखिरी सवाल सावधानी से पूछा, लेकिन मैंने सहजता से जवाब दिया। माचखे ने ध्यान नहीं दिया, बस हम दोनों को देखता रहा। तुम दयालु हो। खाने की मेज पर मैंने माचखे के लिए सब्जियां चुनी। वह हमेशा की तरह मुझे स्कूल की कहानियां सुनाता रहा। दूसरा व्यक्ति असमंजस में दिख रहा था और बोला, अभी भी पढ़ नहीं सकते। माचखे मुस्कुराया और खाने के लिए अपना सिर झुकाया। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं, जो भी तुम्हारा मतलब है,
मुझे परवाह नहीं है। वह चुप हो गया और आह भरते हुए बोला, मिस, आपने गलत समझा। मेरा मतलब यह है कि जब शिक्षक स्कूल में लड़के को इस तरह देखता है तो उसके मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है और वह उसे ठीक से नहीं पढ़ाता। अब जब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मैं उसे केवल बुनियादी बातें सिखा सकता हूं ताकि वह एक आधार बना सके और भविष्य में स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम हो सके। तुमने माचखे से पूछा, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मेरा मतलब है, माचखे हमेशा मेरे जैसे ही स्तर पर रहे हैं। यह उनका अपना मामला है, उन्हें तय करना है कि मैं उनके लिए यह कैसे कर सकता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने फिर से आह भरी। उसे लगा कि मुझसे बात करना मुश्किल था। जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाला था, माचखे ने अचानक उसकी आस्तीन पकड़ ली। अभी भी उसे ध्यान से देख रहा था, लगातार सिर हिला रहा था। वह स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। कल तुम नहीं जीत पाओगे, स्कूल जाने की जरूरत है। मेरे साथ पढ़ना बहुत कठिन है, तुम्हें मानसिक रूप से खुद को तैयार करना चाहिए। मचखे ने फिर भी सिर हिलाया। मैंने शांति से कहा, आपका नाम क्या है? मैं वैसे भी तुम्हें इस तरह से फोन नहीं कर सकता। उसने एक क्षण सोचा और कहा, मेरा नाम बाक कुओ है। मैं ठठाकर हंसा। यह नकली नाम बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, मेरा नाम हुआंग तू है। लड़के का नाम हंग हुआंग तू है। बाई जीव के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी फड़क उठीं। मिस, वाकई बहुत मजाकिया है। मैंने शांति से कहा, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। तब से माचखे ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया। मास्टर माचखे के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी अभी भी अजनबी थे। बाकू ने माचखे को पढ़ना और चित्र बनाना सिखाया, शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए मार्शल आर्ट सिखाई और कभी-कभी उन्हें कुछ सुंदर संगीत भी सिखाया। वह बहुत कुछ सिखाता है। माचखे ने भी बहुत जल्दी सीखा, मानो स्वर्ग ने उसकी बोलने की क्षमता छीन ली हो और उसे बुद्धि दे दी हो। खासकर पियानो सीखते समय उसमें एक स्वाभाविक प्रतिभा थी और कुछ ही समय में वह एक गाना बजाने में सक्षम हो गया। मुझे सबसे ज्यादा उसके बगल में बैठना, अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाकर उसके छोटे वयस्क रूप को देखना पसंद है। युवा उंगलियां धीरे धीरे तारों को झंकृत कर उन्हें घुमा रही थी। अभी भी मिश्रण की कला को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन ऐसा प्यारा रूप लोगों को प्यार करने से रोक नहीं पाता। जब बाकू वहां नहीं था, मैंने चुपचाप माचखे का टोफू खाया। एक बार मैंने माचखे को गले लगाकर स्नेह, सम्मान व्यक्त किया। वह तब तक चूमता रहा जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। संयोग से उसके मालिक ने यह देख लिया। उस दिन के बाद से उसका स्वामी मुझसे उतना ही सावधान रहने लगा जितना कि वह ब्लैक माउंटेन के पुराने राक्षस से था। मुझे माचखे से छेड़छाड़ करने में बहुत कठिनाई हुई। उस असभ्य आदमी बाकू से हड्डी तक नफरत है। मैं सोच रहा था कि मैं इस आदमी को कब पीटूंगा, लेकिन उसने अचानक कहा कि उसे कुछ काम है और वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं खुश था, मेरा पूरा शरीर शिथिल था। अगर कुछ करने को नहीं होता तो मैं उससे चिपक जाता माचखे के पास, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकू ने माचखे से क्या कहा जिससे वह अभी भी मेरे करीब आ गया। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शर्मीली, घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं माचखे पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन जितना अधिक वह बाकू से नफरत करता था, उतना ही वह उससे नफरत करता था। माचखे ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। बाकू के आग्रह के बिना भी वह हर दिन बाकू द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करता था। लेकिन वह अभी भी जवान था। थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस होने लगी। साल की पहली बर्फबारी
मैंने माचखे के लिए एक नई शर्ट बनाई। उसने उसे उठाया और बाएं दाएं देखा। उसे पहनना चाहता था, लेकिन मुझे भी इसका अफसोस है। बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाल चेहरे के कारण मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। लेकिन यह सोचकर कि पिछली कुछ बार वह कितना शर्मिंदा हुआ था, मैंने खुद को यह दिखाने से रोकने की कोशिश की कि मैं उसका सम्मान करती हूँ, और कहा, आप इसे आजमाएं, मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन जब मैं खाना लेकर आया तो माचखे मेज पर मुंह के बल लेटी हुई थी और उसने अपनी कमीज को गले से लगाया हुआ था। मैं उसे वापस बिस्तर पर ले गया, उसे कंबल से ढक दिया और देखा कि उसका चेहरा बहुत पतला हो गया था और बहुत दुखी महसूस किया। मैंने सोचा कि मेरी क्षमता के आधार पर उसे अपने पिछले जीवन से उबरने में मदद करना असंभव नहीं था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। चाहने पर भी न मिलने की इस जिंदगी के बाद वह एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। पर वैसे भी यह उसकी अपनी जिंदगी है, उसे क्या करना है यह उसे ही तय करना है। मैंने उसके चेहरे को सहलाया, सोचा, जब तक तुम्हारी यह जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करो, फिर हम भविष्य में भी साथ रह सकते हैं, है ना? काले और सफेद अस्थायित्व ने कहा कि वह अंडरवर्ल्ड में गुस्से में था। भगवान को समझना कितना मुश्किल है। मैंने उसे अपने क्लेश पर काबू पाने में मदद की, लेकिन उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। वह हमेशा मुझसे नाराज हो गया। उसने वास्तव में बुराई के साथ बुराई का जवाब दिया। धन्यवाद बदला। लेकिन भले ही माचखे मेरे साथ अच्छा व्यवहार न करे, फिर भी मैं क्रूर नहीं हो सकती और उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। किसने कहा कि वह ताम सिंह का प्रेम जीवन था? मैंने धीरे से आह भरते हुए देखा कि वह इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि मुझे भी नींद आ गई। इस बात की परवाह किए बिना कि खाने से भरी मेज धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, मैं बिस्तर पर लेट गई, उसे गले लगाया और धीरे धीरे सो गई। आखिरकार मेरे चेहरे पर खुजली के एहसास ने मुझे जगाया। अपनी आंखें खोलते ही मैंने देखा कि माचखे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अपने हाथ में मेरे बाल पकड़े हुए हैं, उन्हें मेरे गालों पर आगे पीछे घुमा रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। मुझे हमेशा से ही किसी के द्वारा मेरे कीमती बालों को छूने से नफरत रही है, लेकिन वह माचखे था तो ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन उसका खुश चेहरा देखकर मैं गुस्सा नहीं हो सका। उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं और कहा, माचखे, क्या तुम ताम सिंह को चिढ़ा रहे हो? उसने मेरी नकल की और मेरी ओर असमंजस से देखते हुए पलकें झपकाईं। उसे समझ में नहीं आया कि चिढ़ाने का क्या मतलब है। मैं मुस्कुराई और खुशी से उसके कान को काटा। इसे चिढ़ाना कहते हैं। वह स्तब्ध था, उसने अपने कान पकड़ रखे थे, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। मैंने आह भरी, इस बच्चे की त्वचा इतनी पतली क्यों है इस जीवन में? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुंह बनाकर मेरे गाल पर जोरदार चुंबन देगा। इस बार चौंकने की बारी मेरी थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। अपनी तर्जनी उंगली का उपयोग करते हुए उन्होंने मेरी हथेली पर स्ट्रोक दर स्ट्रोक लिखा। उन्होंने लिखा, टैम सिन्हा, मेरी पसंदीदा। जब मैं उठा तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गाल को काट लिया, फिर अपने जूते उतारे, बिस्तर पर चढ़ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से आराम करो। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हम बहुत देर तक लेटे नहीं थे। कंबल ऊपर उठा दिया गया था। बाकू के माथे की नसें फड़क उठीं। उसने माचखे को देखा, मुझे भयंकर रूप से देखा, अंत में अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आवाज दबा ली। काफी देर बाद वह सामान्य आवाज में बोल पाया, आज तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? माचखे उठ बैठा, जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और अपने जूते पहन लिए। ऐसे गर्म पल में किसी और के द्वारा परेशान किए जाने पर मैं क्रोधित हो गया।
माछखे को पकड़े हुए मैंने बाघ कू की ओर देखा। क्यों भाग रहे हो? यह किसी को रंगे हाथों पकड़ने जैसा नहीं है। माछखे को इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन बाघ कू इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और हकलाते हुए कहा, तुम। दिन बिना कुछ बोले बीत गया। मेरा दाहिना हाथ माछखे को खींचने के लिए आगे बढ़ा। मैंने माछखे को उदास भाव से देखा, एक हाथ से माछखे को कसकर पकड़े हुए। वह उस व्यक्ति को पकड़ नहीं सका, उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। मैं मुस्कुराते हुए अहंकार से कहा, हुम्फ, माछखे मेरा है। आप बच्चों पर ऐसी बुरी चालें कैसे चल सकते हैं? मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पीछे मुड़कर माछखे का सिर सहलाया और पूछा, इतना बुरा बूढ़ा आदमी, क्या तुम अब भी उससे सीखना चाहते हो? दरअसल बाघ कू की उम्र सिर्फ 20 या 30 साल है और वह अभी भी एक दुष्ट बूढ़े आदमी के दायरे से बहुत दूर है। लेकिन अभी मेरी राय में उसकी पुरानी सोच उन दुष्ट बूढ़े लोगों से अलग नहीं है। जैसे ही वह बोलना समाप्त करते ही बाघ कू का चेहरा स्वर के जिगर की तरह पीला पड़ गया, मानो वह मेरे चेहरे पर मुंह भर काला खून थूकना चाहता हो और मुझे पीटना भी चाहता हो। माछखे ने जल्दी से मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरी बात से सहमत न होते हुए मैंने उसका हाथ हटाया और पूछा, क्या अब भी तुम उससे सीखना चाहते हो? माछखे ने बाघ कू की तरफ देखा और सिर हिलाया। मेरी आंखों के कोने में बाघ कू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान की झलक दिखी, जैसे किसी खलनायक के चेहरे पर खुशी हो और जैसे कोई बच्चा बढ़त हासिल कर रहा हो। एक पल के लिए मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मैं अभिनय नहीं कर सकता। दिल में जो भावना थी उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस शांति से कह सकता हूँ, ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखो। उसके बाद मैंने अपने जूते भी नहीं पहने, सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया, शराबखाने में भाग गया और रात वहीं सो गया। यह पहली बार था जब मैं पूरी रात बाहर रहा और वापस नहीं आया, और यह पहली बार था जब मैं मात से नाराज था। या शायद यह कहा जा सकता है, ऐसी भावनाएं ईर्ष्या होने जैसी होती हैं। जाहिर है कि मैंने एक अजनबी को बचाया था, जिसके साथ मैं कुछ ही दिनों तक रहा था। अरे यार, उस बच्चे की कोहनियां फिर से बाहर की ओर मुड़ गई है। हाँ, मैं एक रात शराबखाने में रुका था। उस रात मैंने दुकानदार और वेटर को घर जाने दिया और शराबखाने में मौजूद सारी शराब शौचालय में उड़ेल दी। नोट 29। यहाँ शाब्दिक अर्थ बंदर का गोबर है, लेकिन चीनी में भाग्य शब्द के साथ एक होमोफोन है, इसलिए इसका उपयोग भाग्य के अर्थ के साथ भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चिंपांजी ने गलती से बंदर के गोबर के ढेर पर पैर रख दिया। एक मादा बंदरिया ने यह देखा और सफाई में उसकी मदद की। फिर आप दोनों ने आग जलाई और 419 को जन्म दिया। उसके बाद किसी ने पूछा कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? काले चिंपांजी ने उत्तर दिया, वानर की विष्ठा, भाग्य सभी बंदर की विष्ठा के कारण है। 30। उत्कृष्ट आधार, अच्छे कंडरा, हड्डियां और मांसपेशियां, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त।